क्लास बेटा हमारा रिवीजन चल रहा है और हम रिवीजन करेंगे आज चैप्टर 5 है, यह लघु कथाएं। ओके, पेज नंबर है 19। लघु कथाएं मतलब जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, लघु मतलब होता है छोटा और कथाएं मतलब कहानियाँ। तो जो छोटी कहानियाँ रहती हैं उनको लघु कथाएं। और उसके नीचे आप देख रहे हो संकलित लिखा है। संकलित मतलब जो किसी भी कहानी के संकलन से लिया हुआ। पूरे कहानी संग्रह जो होता है उसमें से 2 कहानियाँ यहाँ पे हमारे कोर्स में ली हैं। मतलब ये किसी संकलन, कहानी का जो संग्रह है उसमें से, पूरे कहानी संग्रह में से 2 कहानियाँ हमको ली हैं, इसलिए संकलित कहानी, संकलित इसलिए इसको संकलित लिखा है। तो सबसे पहले लघु कथा के बारे में यहाँ पे बताया कि लघु कथा हिंदी साहित्य की नव्यतर विधा है। नव्यतर मतलब नवीन, नई। तो जो साहित्य की विधाएं होती हैं, आपको कभी भी पूछा जाएगा हिंदी साहित्य की कितनी विधाएं होती हैं, तो विधा का मतलब होता है जो तरीका, लेखन का तरीका होता है। हिंदी साहित्य में आप क्या क्या लिखते हो? आप निबंध लिखते हो, पद्य लिखते हो, गद्य लिखते हो, कहानी लिखते हो, उपन्यास लिखते हो, एकांकी लिखते हो। तो ये होती हैं इसकी साहित्य की विधाएं। तो उसमें से एक विधा है लघु कथाएं, मतलब कहानी लेखन। तो लघु कथा नई विधा है हिंदी साहित्य की लेखन में, जो है उसमें नई विधाएं हैं ये लघु कथा। क्योंकि जो पहले कहानियाँ लिखी जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी जाती थी और उनको पढ़ने का टाइम, पहले लोगों के पास टाइम था, अब लोगों के पास टाइम नहीं है। और जो लघु कथाएं हैं वो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिनको किसी एक टॉपिक को लिया जाता है उनमें, और उसी टॉपिक को उसी कहानी में कम शब्दों में ज़्यादा कहने की जो तरीका होता है उसको लघु कथा में दर्शाया जाता है, चित्रित किया जाता है। और वो टॉपिक जो भी लिया जाता है लघु कथा में, लघु कहानी में, उसको उसी कहानी में समाप्त किया जाता है पूरा। उसका कोई ना कोई संदेश होता है, उस कहानी में मोरल दिया जाता है लास्ट में। तो लघु कथाओं का ये मतलब इतिहास है और ये नया तरीका है कहानी लेखन में। तो ये पूरा स्वरूप और विकास दिया है लघु कथा का यहाँ पे। या मैंने आपको इसमें अंडरलाइन भी करवाए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो आपको पॉइंट्स क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको करवाए थे मैंने। जीवन का संदेश या निष्कर्ष देने वाली लघु कथा पाठक के अनुकूल होती है। लघु कथा का उद्भव 1901 में माधवराव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी से माना जा सकता है। उसके बाद कौन कौन मतलब लेखक हुए हैं लघु कथा को लिखने वाले? उदय शंकर भट्ट हैं, सुदर्शन, उपेंद्रनाथ अश्क, रामनारायण उपाध्याय, ये लघु कथा लेखन के लेखक हैं। उसके बाद आलोचना शास्त्र की आवश्यकता इसमें मानी गई। मतलब जो भी कहानियाँ लिखी जाती थी उसकी आलोचना भी की जाती थी ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आलोचना, किसी भी साहित्य को, गद्य साहित्य को लिखने के बाद उसकी समीक्षा की जाती है, आलोचना की जाती है, ताकि जो भी लेखन होता है हिंदी साहित्य में उसमें सुधार किया जा सके, उसमें परिवर्तन करके उसको और अच्छा बनाया जा सके। तो आलोचना करना मतलब कोई बुराई नहीं है इसमें, मतलब कोई गलत बात नहीं हो गई है। अब केंद्रीय भाव में आप देखो, इसमें लघु कथाएं संकलित है जिसमें दूध का मूल्य, 2 कहानियाँ दी हैं। इसका लघु कथाएं जो पार्ट है हमारे, इसमें 2 कहानी हैं। तो पहली कहानी में एक बच्चे की कहानी है जो बहुत गरीब बच्चा होता है और उसके पास छोटी मोटी चीज़ें बेच के अपना गुजारा करता है। तो एक बार जब वो बेच के घूम घूम के बेचता रहता है तो उसको प्यास लगती है, तो भूख लगती है। तो वो सोचता है कि भूख मिटाने के लिए तो कुछ है नहीं जेब में पैसे वगैरह, तो सोचता पानी पी लेता हूँ। तो किसी से पानी मांगता है। तो एक महिला रहती है, वो उसको पानी के बजाय जब उसकी हालत देखती है तो उनको दया आती है और वो दयावश उस बालक को पानी के बजाय दूध का गिलास देती है कि अब तुम दूध पी लो। तो बालक बहुत मना भी करता है। बालक को ऐसा लगता है कि मैं कैसे इनका कर्ज उतार सकता हूँ, ये मेरे लिए ऊपर तो बहुत बड़ा उपकार है। लेकिन वो पी लेता है और वो महिला भी किसी बदले की भावना से उसके ऊपर दया नहीं करती है, वो अच्छे से उसको मदद करना चाहती है, इसलिए उसको वो
दूध पीने को दे देती हैं। पर कुछ समय बाद वो बालक अपना जो दूध पीता है उस महिला से लेके, उसका कर्ज वो उस महिला को जब मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जब उनको चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, तब वो जो लड़का बालक रहता है वो डॉक्टर बन चुका रहता है। वो हॉस्पिटल का या इलाज का कोई भी बिल नहीं लेता उस महिला से, और उनके अच्छे से देखभाल करके उनको अच्छी तरह स्वस्थ करता है, और बाद में बताता है कि मैं वही बालक हूँ जो डॉक्टर के रूप में आपके सामने हूँ, और मैं वही बालक हूँ जिनको आपने बहुत ख़राब समय में मदद की थी। जब मैं भूखा प्यासा था, आपने मुझे दूध पिलाया था, इसीलिए मैंने आपका आज मैं किसी भी तरह आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था, इसलिए मैंने आपका ये बिल नहीं लिया है। हॉस्पिटल का जो भी बिल था उनके ट्रीटमेंट का, वो नहीं लेके वो उनके प्रति कृतज्ञ रहता है। और दूसरी जो कहानी है वो है शब्द और अनुभूति। तो शब्द और अनुभूति में ये बताया है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो सौंदर्य शास्त्र को पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको सुंदरता का मतलब नहीं पता रहता है कि सुंदरता क्या है। तो वो बहुत कोशिश करते हैं बहुत जानने की कि सुंदरता क्या है। सौंदर्य शास्त्र की किताब भी लेते हैं, हाथ में पढ़ते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। और जब हम पढ़ते रहते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता तो हम थक जाते हैं, तो वो थक हार के बंद कर देते हैं पढ़ना, और खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको चांद की चांदनी वातावरण में दिखाई देती है। और मोमबत्ती में वो पढ़ते रहते हैं तो मोमबत्ती भी बंद कर देते हैं। मोमबत्ती को बंद करने के बाद जो रोशनी उनके खिड़की से अंदर आती है कमरे में, वो होती है चांद का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, चांद की चांदनी होती है वो। तो उस चांद की चांदनी को अनुभव करके उनको बहुत सुंदर दिखाई देता वो वातावरण। तब उनको अनुभूति होती है कि ये सौंदर्य है। सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता। तो सुंदरता सबके हिसाब से अलग अलग होती है, सब सुंदरता को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। तो वो अनुभव करने की चीज़ होती है। सुंदरता पढ़ के, किसी के समझाने से, किसी के बोलने से हमको समझ में नहीं आती जब तक हम उसको अनुभव नहीं करें। तो इसलिए शब्द और अनुभूति, ये जो टाइटल दिया है इस कहानी का, वो यही है कि जब तक आप, जो शब्द हैं वो हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं। आपको किसी को कुछ बोलना है तो आप क्या शब्द बोलोगे ना, शब्दों से बोल के ही आपके मन में क्या चल रहा है वो व्यक्त करोगे। लेकिन आपके मन में जो विचार हैं वो कैसे आप आए आपके मन में, जब आपने अनुभव किया किसी चीज़ का तो आपके विचार बने, और वो विचारों को आप शब्द के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। तो ये उन्होंने बताया कि शब्द और अनुभूति, आपके शब्द जब भी तैयार होंगे जब आप किसी भी विषय का या किसी भी शास्त्र का या किसी भी चीज़ का अनुभव करने के बाद, किसी भावना को अनुभव करने के बाद आपको यदि उसको व्यक्त करना है तब आप शब्दों का प्रयोग करते हो। तो ये 2 कहानियाँ इसमें दी हुई थी। हमने इसका ये किया, क्या बोलते हैं, रिवीज़न किया। अभी आपका रिवीज़न चल रहा है। और जो चैप्टर हमारे 4 चैप्टर कैंसिल हो गए हैं, तो वो 4 चैप्टर को, रहीमन विलास है, 3 बच्चे हैं, जागो फिर एक बार, और हिमालय और हम, शायद ये है, 4 चैप्टर हैं। विज्ञान कथा है शायद, एक मिनट में देख के आपको बता देती हूँ। ये 4 चैप्टर हमारे कैंसिल हो चुके हैं तो इनका हम नहीं करेंगे। हाँ, हिमालय और हम कविता है, 3 बच्चे हैं, और जागो फिर एक बार, और रहीमन विलास, ये 4 आपके चैप्टर कैंसिल हो चुके हैं तो इनका हम रिवीज़न नहीं कर रहे हैं। हम आगे का रिवीज़न कंटिन्यू करते हैं। अब आप लोग जो भी चैप्टर मैं आपको बताते जा रही हूँ, रिवीज़न करवा रही हूँ, उसमें से आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप क्लास में पूछ सकते हैं मुझसे। पेज नंबर 20 पे शब्दार्थ हैं, पेज नंबर 21 पे लघुत्तरी हैं जो हमारे हो चुके हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, भाव पल्लवन है। भाव पल्लवन मैंने आपको फर्स्ट वाला तो नहीं लिखवा रही हूँ मैं, क्योंकि सदाशयता किसी कीमत की अपेक्षा नहीं करती। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। सदाशयता का मतलब होता है भलाई करना, किसी की मदद करना। तो यदि आप किसी की मदद करते हैं और उसके बदले आप कीमत मांगते हैं कि मैं आपको ये हेल्प कर रहा हूँ, आप मुझे ये हेल्प करो, तो
आप मेरे को इसके बदले में ये दो या ये काम करो, तो वो व्यापार हो जाता है। हेल्प का मतलब होता है बिना मांगे किसी की मदद करना, और यदि आप मांगने के बाद मदद करते हो तो वो भलाई है, और बिना मांगे आप मदद करते हो वो सदाशयता है। और मांगने के बाद आप मदद करते हो और उसके बदले में आप कुछ चाहते हो तो वो व्यापार है। तो इसलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। केवल शब्द पर ठहरकर अनुभूति नहीं होती। आप लिख लीजिए इसको। प्रस्तुत वाक्यांश में लेखक ने शब्द और अनुभूति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। शब्द विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, किंतु दृष्टिकोण अनुभव के माध्यम से ही व्यक्त किए जा सकते हैं। किंतु दृष्टिकोण एवं विचार अनुभव के माध्यम से ही व्यक्त किए जा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के वाक्य बनाइए। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ, है ना। अंक का मतलब होता है नंबर और गोद। दूसरा है मूल्य का मतलब कीमत और महत्व। कर मतलब होता है टैक्स और हाथ। वर्ण मतलब जो अक्षर रहते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला के जो अक्षर रहते हैं वो वर्ण। और वर्ण मतलब होता है रंग। रस मतलब आनंद, और रस मतलब जो लिक्विड, जो फलों का जो जूस निकलता है उसको रस बोलते हैं। या कोई भी तरल आप पदार्थ जिसका रस निकाला जाता है, ऐसे फलों से जो तरल पदार्थ निकलता है, ऐसा आप लिख सकते हो कि उसको रस बोला जाता है। निम्नलिखित भिन्नार्थक समुच्चयी शब्दों का अंतर स्पष्ट कीजिए। अब भिन्नार्थक शब्द अलग होते हैं। भिन्नार्थक शब्द मतलब अलग अलग, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, है ना। भिन्नार्थक अलग अलग अर्थ देने वाले। समुच्चरित मतलब एक जैसे उच्चारण करने वाले शब्द और उनका अर्थ कैसा होता है, अलग अलग होता है। समुच्चरित मतलब सेम प्रोनाउंसिंग वर्ड, जैसे दिन और दीन। दिन छोटी की मात्रा लगा है, जल्दी पढ़ेंगे दिन, और बड़ी की मात्रा वाला दीन। तो दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब। उत्तर मतलब दिशा और उत्तर मतलब जवाब। शांत मतलब निशब्द, शांत मतलब थका हुआ। नींद मतलब निद्रा, और निंद मतलब गलत। नेक्स्ट है आहा यह सौंदर्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। इस वाक्य को निषेधवाचक और प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। आहा यह सौंदर्य है, इसमें जो चिन्ह लगा है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसलिए ये आह, वाह, अरे, शाबाश। जब ऐसे शब्दों से हम कोई वाक्य शुरुआत करते हैं तो वो हो जाता है विस्मयादि बोधक। अब इसको आपको निषेधात्मक बनाना है तो आहा हट जाएगा, यह सौंदर्य नहीं है, ये नकारात्मक वाक्य बन गया। और क्या यह सौंदर्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। तो ये हमारा पार्ट रिवीजन पूरा हो गया है। लघु कथाएं, आपको यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, ओके बेटा, बाय एवरीवन।